नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच आ रही है गाजियाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। 2 प्रोफेसर को किया गया निलंबित। जी हां, 2 प्रोफेसर को निलंबित किया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। छात्र ने लगाए थे जय श्री राम के नारे। मंच पर जय श्री राम का नारा लगाया था तो प्रोफेसर ने छात्र को मंच से नीचे उतारा था और अब इस प्रोफेसर पर कार्रवाई। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 2 प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने दोनों को आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से इस वक्त की आ रही है बड़ी खबर। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। 2 प्रोफेसर को निलंबित किया गया है। जी हां, कॉलेज प्रबंधन ने दोनों को सस्पेंड किया है, सस्पेंड कर दिया। छात्र ने दरअसल जय श्री राम के नारे लगाए थे। मंच पर जय श्री राम का ये नारा जो है वो लगाया गया था इन छात्र द्वारा। प्रोफेसर ने छात्र को मंच से नीचे उतारा था। वीडियो सामने आने के बाद अब इन 2 प्रोफेसर पर कार्रवाई हुई है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। 2 प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता फरुखुल हसन चांद का बयान सामने आया है। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि इस मामले पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, पिछले कुछ समय से शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक नारे लगते रहे हैं, चाहे वो जेएनयू हो और अब जिस तरीके से एक महाविद्यालय में नारे लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इन नारों पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि शैक्षिक संस्थानों में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शैक्षिक संस्थान में जब छात्र जाता है तो ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसका कोई मजहब होता है, ना वो अमीर होता है, ना वो गरीब होता है, ना वो पिछड़ा होता है, ना दलित होता है, ना अल्पसंख्यक होता है। वो केवल छात्र होता है। इसलिए छात्र को केवल छात्र रहने दीजिए, राजनीति का अड्डा शैक्षिक संस्थानों को मत बनने दी। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हापुड़ से आ रही है। संपूर्ण समाधान दिवस मना मजाक। तो कुर्सी पर बैठे बैठे नींद ले रहे थे अधिकारी, आराम फरमा रहे दरोगा और बीईओ। हापुड़ से बड़ी खबर, एसडीएम एएसपी के सामने ही आप देखिए किस तरीके से आराम फरमा रहे हैं कि पुलिसकर्मी सोते अधिकारियों का वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस किस तरीके से मजाक बना आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे नींद ले रहे अधिकारी और ये वीडियो दरअसल वायरल हो रही है। आराम फरमा रहे दरोगा और बीईओ। एसडीएम एएसपी के सामने ही सोने लगे ये अधिकारी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सोते सोते अधिकारियों का ये वीडियो वायरल हुआ है। संपूर्ण समाधान दिवस किस तरीके से हापुड़ में जो मनाया जा रहा था वो मजाक बन के रह गया। कुर्सी पर बैठे बैठे ही अधिकारी जो थे वो नींद लेने में लग गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। तो संपूर्ण समाधान दिवस किस तरीके का मजाक बनाया, कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद ले रहे हैं अधिकारी। ये तस्वीरें, ये वीडियो दरअसल वायरल हो रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और सीट बंटवारे को लेकर दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। तो दूसरी ओर राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बार फिर से इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। गठबंधन पर निशाना साधते हुए बालियान ने कहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये तो होना ही था। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन टूटना ही था। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सहारनपुर के झबीरण गांव में रजत पदक विजेता प्राची चौधरी के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बाणमती ने कुंडा जोड़ा। टूटना तो यही, जो बाद में टूट जाओ या पहले टूट जाओ भाई। ये अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए हैं और सब ये राजनीतिक दल जितने हैं तो पारिवारिक दल हैं। राजनीतिक दल क्या हुए, स्वार्थ पर टिके हुए हैं। तो जनता ने पहले देख लिया इनका चेहरा, आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ जाओ।
उधर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार निरंतर महिलाओं के हित में कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मंजू दिलेर से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने खास बातचीत की। हमारे साथ जनपद मुजफ्फरनगर में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य मंजू दिलेर मौजूद है, जो आज महिला सम्मेलन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है। मैडम, पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, किस तरह का ये कार्यक्रम है? आज नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम है, जो पुरकाजी विधानसभा का कार्यक्रम है। एक विधानसभा के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए यहाँ आज बहनें एकत्रित हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हैं। ये कार्यक्रम है। ये जो महिला सम्मेलन आपका नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, ये कहाँ का किस जनपद में? हर जनपद में, पूरे भारतवर्ष में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है। क्या चुनाव से पहले ही याद आती है महिला सम्मेलन? ऐसा नहीं है, अनेकों योजनाएं आप प्रधानमंत्री जी की अगर देखेंगे, मैं अगर गिनाना शुरू करूं, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व सुमन योजना, अनेकों ऐसी योजनाएं, कहाँ ऐसा है कि चुनाव से पहले याद आई है। उन्होंने तो हर जगह नारी को, हर योजना में नारी को प्रमुख रखा है और आगे रखा है। मंजू दिलेर जी, बात करें तो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी महिलाओं की? रणनीति 2024 में पूरी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जिससे कि जैसे निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे, भविष्य में भी इसी तरीके के निर्णय करें। ऐसा संकल्प हम नारियों ने इस समय लिया है और भविष्य में हम फिर से तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, बात करें लोकसभा तो चुनाव है ही, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारा जो वेस्टर्न यूपी क्षेत्र है, यहाँ अभी तक कोई भी महिला विधायक जनप्रतिनिधि नहीं है। केवल नगर पालिका चेयरमैन अपनी दफा जीती थी। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो क्या लगता है कितनी परसेंटेज महिलाओं को आपकी दफा लोकसभा 2024 के चुनाव में टिकट मिलेगा? बहनें चुनाव में लड़ाई गई, उतारी गई, जहाँ जैसी जरूरत थी, जैसी नीड थी। लेकिन अब आने वाले समय में, जैसे कि अभी आप गाजियाबाद देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, मंजू सिराज जी विधायक हैं, अपनी कांता कदम जी राज्यसभा हैं, एमएलसी अभी डॉक्टर सरोज दीदी हैं। ऐसी अनेकों बहनें हैं जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा और लोकसभा में नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन अगर कहीं कमी रह गई है तो आने वाले 2024 में निश्चित ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करेगी। बात करें कुछ महिलाओं की, स्मृति ईरानी जी की बात करें, मीनाक्षी लेखी जी की बात करें, राज्यपाल जी की बात करें, तो कुछ गिने चुने ही नाम महिलाओं के सामने आते हैं। लेकिन जो धरातल पे काम करती है, शायद वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो क्या लगता है कि अब की दफा लोकसभा 2024 के चुनाव में तो जो ग्राउंड जीरो की महिलाएं हैं, जो एक सीधी सी भाषा की दरी बिछाने के काम करते हैं, उन्हें क्या उम्मीद रखी जाए पार्टी? इस अधिनियम के आने के बाद निश्चित मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आप मेरे शब्दों को रिकॉर्ड रखें, आने वाले 2024 चुनाव के बाद मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देकर जाऊंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं बहनों के लिए रास्ता खोला है, इस अधिनियम, इस कानून को लाकर, जिससे कि वो अपना हिस्सेदारी, अपनी सहभागिता वो लोकसभा और विधानसभा में कर सकेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 बिजनौर की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक महिला नेत्री थी जिन्होंने टिकट की दावेदारी की है, मांग करी है, लेकिन मुजफ्फरनगर से भी कोई पुरुष पूर्व विधायक लगे हुए हैं और लोकसभा बिजनौर से भी कुंवर भारतेंदु जी है। क्या लगता है कि उनको टिकट मिल पाएगा? ये पार्टी का निर्णय है, संगठन तय करता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर क्षेत्र, जिले से लेकर क्षेत्र तक और क्षेत्र से प्रदेश तक और केंद्र तक एक कमेटी होती है। ये सब वो लोग निर्णय करते हैं, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत होगी उसको वैसा आगे मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए दो शब्द। महिलाओं के लिए दो शब्द, नारी, मैंने अभी जैसा कहा, नवरात्रि भी चल रहे हैं। पहले तो नवरात्रि की सभी बहनों को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और नारी ने अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। नारी बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो शक्ति का रूप है। जैसे नवदुर्गे चल रहे हैं, माँ भगवती भी एक शक्ति का रूप है। तो मैं तो यही कहूंगी कि नारियां अपनी शक्ति को पहचाने और आगे क्षेत्र में बढ़कर काम करें। ये थी हमारे साथ मंजू दिलेर, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारी समिति की सदस्य, जिनसे हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करी और आगे भी लगातार जनता टीवी पर हम आपको बीजेपी की महिला नेतृत्व से बात करा करेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तेजी से चल रहा है मंदिर का निर्माण कार्य, तो जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर चल रहे जो कार्य हैं उनकी क्या कुछ प्रगति है उसका उन्होंने जायजा लिया है। वहां मौजूद तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है। और आप देख सकते हैं अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर निर्माण में किस तरीके से काम तेजी से चल रहा है, अब उसका जायजा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा उन्होंने लिया। अधिकारियों से वहां पर जो बातचीत है उन्होंने की है और किस तरीके से काम जो है वो तेजी से चल रहा है। वहां काम कर रहे जो कर्मचारी और सुपरवाइजर्स हैं उनसे उन्होंने बातचीत वहां पर की है। तो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, रामनगरी में बन रही है इस भव्य राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और उसका जायजा यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, उधर इटावा का एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जिसमें प्रधानाध्यापिका की मनमानी के चलते ना ही बच्चों को मिड डे भोजन दिया जा रहा है और ना ही भोजन को बनाने दिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों के शौचालय के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, जिस वजह से बच्चे कैंपस के बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं स्कूली बच्चियों को जब स्कूल के बाहर जाते देखकर पूछा गया तो बच्चियों ने बताया कि शौच के लिए स्कूल के बाहर जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल में शौचालय में ताला पड़ा है। इटावा जनपद में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जब कहीं न कहीं अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जो लगातार शिक्षा का एक मंदिर कहा जाने वाला, लेकिन अगर देखना होगा कि यहाँ एक ऐसे विद्यालय में कहीं न कहीं रसोइयों के साथ भी मारपीट की जाती है। अब देखना होगा कि अब 12 बजने वाले हैं, लगभग 9 बजे से रसोइया यहाँ मौजूद हैं, तो इनका अभी भी रसोई घर में ताला पड़ा हुआ है। इनका कहना है कि जो हेड मास्टर हैं तो कहीं न कहीं इनके साथ अभद्रता करती नजर आती हैं और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ भी कहीं न कहीं खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 12 बजने हैं, क्योंकि अभी इंटरवल होने वाला है और उनको बच्चों को खाना दिया जाता है। सरकार के आदेशानुसार लगातार मेनू के आधार पर उनको खाना दिया जाता है, लेकिन यहाँ के अगर हालात देखे जाए तो काफी बदतर नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ रसोइया भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि आखिर इस विद्यालय में सुबह से रसोई घर में जो ताला पड़ा आखिर क्या वजह है और बच्चों को क्यों नहीं खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, बच्चे भूखे होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जानना चाहेंगे कि क्या वजह है। क्या नाम है आपका? जलेब श्री। अच्छा, क्या वजह है जो खाना नहीं दिया, ताला लगा अभी तक? सामान पूरा नहीं देती, मैं पूरा सामान मांगते इसलिए ताला बंद पड़ा, चाबी नहीं दी, बोले नहीं खाना बनेगा, जाइए यहाँ से। क्या वजह, क्यों नहीं दी? बोल नहीं देती हूँ सामान, कहती ऐसा ही बनता है खाना, कहीं नहीं बनता अच्छा खाना। अच्छा, क्या वजह है, क्यों खाना का जो मेनू आज लगातार जो खाना बनाया जाता है, आज क्या कारण रहा है जो ताला लगा है सुबह से ही अभी तक नहीं खुला? अब ये तो उसी को पूछी जाए, क्यों नहीं खाना बन रहा है, क्यों नहीं बनाने देती है वो। अच्छा, ये क्या समस्या है यहाँ की? खाने के लिए बताते हैं कि जो दूध कम आता है, 100 बच्चों के बीच में कम दूध आता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, और जो खाना बनाया जाता है तो उसमें जो कम मात्रा में तेल है, मिर्च मसाले कम डाले जाते हैं। बिल्कुल तेल कम डालने नहीं देती हैं, और कोई अधिकारी आता है उनसे झूठ बोल देती हैं कि नहीं हम 1 किलो तेल दूधना को देते हैं, वो भी हम सर अधिकारी भी आ जाएंगे, कहेंगे कि ऐसे बोलती हैं, और सर आधा चमचा तेल डालने देती और तुरंत छीन लेती हैं और कहती हैं इतना ही पड़ता है। 100 बच्चों में आधा चमचा क्या बच्चे खाना खाएंगे, और खाना बच्चे नहीं खाते हैं, वो कहीं फेंकता है, कहीं बर्बाद होता है। कहती बच्चे खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, सारा पानी कर दोगी, कौन बच्चा दूध पिएगा? मीठा नहीं होगा, कौन बच्चे दूध पिएंगे? देखिए, और भी रसोइया मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर हम इसका कम मात्रा में तेल या दूध में पानी मिलाने का अगर हम विरोध करते हैं तो उनके साथ प्रधानाध्यापक जो हैं जो मारपीट भी करती हैं, कई बार उनके बाल पकड़कर उनको घसीटा भी है और मारा भी है। अब देखना होगा सरकार के किस तरीके से जो नियम को प्रधानाचार्य ताक पर रखकर रसोइयों के साथ मारपीट करती हैं। मीनू के हिसाब से कभी खाना नहीं बनते, और इसने 2-3 बार हमें मार चुके, और ज्यादा का है तो ये धमकी दिखाते और ये बोलते बच्चों को धमकी देते, तुम्हें टीवी नहीं दिया, हमारी तरफ बोलना।
हाँ अच्छा, अब बताया जा रहा है कि आपके साथ मारपीट भी की है। हाँ, हमारे साथ मारपीट की। मारपीट की है। हाँ। क्यों मारपीट की है? ऐसे बात है तो हमने साबुन मंगाने गए, दीदी बहन जी ने क्या, हमने जो कहे साबुन रहे थे, तो बच्चों ने कहे ये देखो बदतमीजी कर रहे, तो हमने कहे बच्चों हमने कौन सा बदतमीजी कर दे, हमने ये कहे मैडम जी नहीं कहे, हमने कहे साबुन रहे थे, तो इसने कहे बदतमीजी कर रहे, और फिर मैडम ने ये कहे ये देखो तुम बच्चों को मारते हैं, हमने ये कहे कौन सा बच्चों को मारता, हमारे सामने लाओ, आमना सामने बात करो, और सो ये हमारी बात रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमने मोबाइल उठाने गए, सो उन्होंने हमें मारा। मारपीट की आपके साथ में? तो आपने कहीं शिकायत वगैरह की? ये मीडिया बुलाए तो मीडिया को बताए। जिस तरीके से जो हालात हैं कहीं ना कहीं स्कूलों के पूरी तरीके से सरकार के जो नियम है उनको ताक पर रखकर यहाँ पर जो है कार्य किए जा रहे हैं को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ पूरी तरीके से यहाँ के जो हालात हैं काफ़ी बदतर हैं। आए दिन रसोइयों के साथ बद्धता की जाती है क्योंकि सरकार के जो नियम पूरी तरीके ताक पर रखकर यहाँ कार्य किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी आक्रोश में इस ग्रामीण हैं। उनका कहना है कि यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। अब देखना होगा आकर के सरकार के नियमों को कैसे पालन किया जाएगा। रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। उधर पूरे देश भर में नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र में मां शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र के 7वें दिन पर्वत पर कालीखोह में दरअसल विराजमान कालरात्रि मां की पूजा अर्चना की जाती है। माता गर्दभ पर सवार 4 भुजा धारण किए हुए हैं और दुष्टों के लिए माता का ये रूप भयंकर है, वहीं भक्तों के लिए कल्याणकारी है। बता दें कि मां की महिमा अपरंपार है, इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। नवरात्र में मंदिरों में भक्तों की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। मां का दर्शन पूजन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ माँ कालीखो के नाम से विख्यात है। यहाँ माता जी रक्त बीज राक्षस का वध की थी, तब से इनका नाम कालीखो पड़ा। तो आज सप्तमी है, ऐसे में भक्त काफी भीड़ भी है। आज सप्तमी के दिन विशेष भीड़ होती ही है नवरात्र के दिन, और कल अष्टमी हो जाएगी महानिशा, कल इससे अधिक भीड़। नवरात्र का 7वां दिवस है, सप्तमम कालरात्रि थी। आज के दिन भक्त कालरात्रि के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। आया है कि वामपादोल्ल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी भगवती का बड़ा ही भयावह स्वरूप है। हम लोग नवरात्रि में आए हैं दर्शन करने, रहते हैं मुंबई, अच्छा लग रहा है हम लोग को। दर्शन हो गया? दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। क्या मां से करना किया? मुंबई से काफी दूर से? काफी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए नवरात्रि में, भतीजा का मुंडन है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।